हेलो दोस्तों, आप सभी को भारत स्टडी यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। वो सभी स्टूडेंट जो LNMU की UG पार्ट 2 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस क्लास के अंतर्गत आपको UG पार्ट 2 के पॉलिटिकल साइंस के हर एक सवाल विस्तृत डिस्कस के साथ आपको बताया जाता है। आप सभी दोस्तों से ये अनुरोध है कि आप अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें, और जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो के बारे में बताएं। अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट पे इस वीडियो के लिंक को डालें, जिससे अधिक से अधिक लोगों में यह वीडियो पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम के सर्च बॉक्स में भारत स्टडीज बिना स्पेस के सर्च करेंगे तो आपको हमारा लिंक मिल जाएगा। आप सभी का यह अनुरोध है कि सेशन को पूरा देखें और अच्छे से तैयारी करें, और हम आपको हर एक क्वेश्चन कराएंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके लिए जानना ज़रूरी है, जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलिए आज की क्लास का यहीं पे शुरू करते हैं। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। तो आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरह के सवाल लिखे हुए आ सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना करें, या क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय संविधान के मूल ढांचे को प्रस्तावना में उल्लेखित किया गया है, या प्रस्तावना का संविधान में क्या महत्व है, भारतीय संविधान के प्रस्तावना के मुख्य लक्षणों को लिखें, या भारतीय संविधान की प्रस्तावना ही भारतीय संविधान की आधारशिला है, विवेचना करें, या फिर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। इन सभी सवाल का आपको मैं सिर्फ और एक सटीक उत्तर देने जा रहा हूँ। इन सभी सवालों का एकदम सटीक उत्तर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन सभी से मिलता जुलता भी अगर आपको कोई भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मिलता जुलता अगर कोई आपको सवाल मिले तो इस आंसर को आप वहाँ भी लिख सकते हैं। आपको 20 में से 20 मार्क्स मिलेगा। तो आइए हम इस सवाल के आंसर को जानते हैं। उससे पहले अगर आपने अब तक भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम इस सवाल के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक देश के संविधान की एक प्रस्तावना होती है जिसमें उस देश के संविधान के आदर्शों की झांकी मिलती है। किसी देश के संविधान की प्रस्तावना उसी उद्देश्य को पूरा करती है जो किसी पुस्तक की प्रस्तावना करती है। वस्तुतः किसी देश के संविधान की प्रस्तावना संपूर्ण संविधान की कुंजी होती है। फालंदे के शब्दों में, फालंदे जो एक महान राइटर थे, उनका कहना है प्रस्तावना भारतीय संविधान या फिर जो संविधान का अंग नहीं है, संविधान के स्रोत, आदर्श, लक्ष्य और राजनीतिक ढांचा आदि की घोषणा करती है।
अन्य देशों के संविधान की तरह ही हमारे भारतीय संविधान की भी एक प्रस्तावना है, जिसके संबंध में पालंदे ने ठीक ही लिखा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना उन आदर्शों एवं लक्ष्यों की शानदार घोषणा है जिन्हें भारतीय जनता ने अपने सामने रखा है और जिन्हें वह उस राजनीतिक ढांचे के द्वारा प्राप्त करना चाहती है जिसे उसने जानबूझकर अपने लिए रचा है। हमारे संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। मैं आपको इससे पहले की वीडियो में भी बता चुका हूँ कि एक अच्छे देशभक्त, एक अच्छे नागरिक, भारतवासी होने के कारण हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना पूरी तरह से याद होना चाहिए। इस वीडियो के पहले का वीडियो जो क्लास नंबर 3 का वीडियो जो है, उसमें हमने आपको संविधान की प्रस्तावना के बारे में विस्तृत बातें बताई थी। चलिए एक बार हम फिर से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को जानते हैं, समझते हैं और उन्हें स्मरण करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करके बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एकत्र द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। भारतीय संविधान के प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार है। जनता की संप्रभुता। प्रस्तावना द्वारा जनता की संप्रभुता स्थापित की गई है। प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग भारतीयों को संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। स्पष्ट है कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ और भारत की जनता ही भारत की समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत है, अर्थात भारतीय जनता में ही वास्तविक सार्वभौमिकता वास करती है। फिर भी कुछ आलोचकों ने इस बात को गलत माना है कि भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित नहीं थे। इस बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि उस वक्त का सिचुएशन, उस वक्त का कंडीशन ऐसा नहीं था कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराया जाए। फिर भी जो भी वहाँ के प्रतिनिधि थे वे सभी प्रांत के लोग थे, अलग अलग उस प्रांत के लोकप्रिय नेता थे। इसलिए ये कहना अनुचित ही होगा कि उस समय में लोकतंत्र का पालन नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय सिर्फ 13% लोगों को ही मत देने का अधिकार प्राप्त था। तो इतनी कम मत में बहुमत कराना उचित भी नहीं था। चलिए हम नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तावना संविधान के आदर्शों एवं लक्ष्यों की परिचालिका। प्रस्तावना बताती है कि संविधान का उद्देश्य न्याय, समता, स्वतंत्रता, राष्ट्र की एकता, बंधुता आदि स्थापित करना है। दूसरे शब्दों में प्रस्तावना के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनता ने एक ऐसे राज्य की स्थापना कर निर्णय किया है जिसका एकमात्र उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्र की एकता एवं अखंडता स्थापित करना है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता जो फ्रांसीसी क्रांति के नारे थे के साथ न्याय को सर्वप्रथम जोड़ दिया गया, जो यह संकेत करता है कि भारत में राज्य एवं शासन प्रबंधन का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय की स्थापना है। यद्यपि प्रस्तावना में
लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है, तथापि इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि प्रस्तावना में वर्णित अन्य उद्देश्यों की पूर्ति होने से लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना स्वयं हो जाएगी। हमारे बापू महात्मा गांधी का कहना था कि अगर लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है तो इस प्रस्तावना के उद्देश्य को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए। पूरी तरह से पूर्ण करने पर लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जाएगा। प्रस्तावना भारत संघ की संप्रभुता तथा उसके लोकतंत्रात्मक स्वरूप की आधारशिला। प्रस्तावना में घोषित किया गया है कि भारत की जनता ने इस संविधान द्वारा एक संप्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है। इन तीनों पदों का भिन्न भिन्न परंतु विशिष्ट महत्व है। संप्रभु संपन्न से तात्पर्य है उस सर्वोच्च शक्ति से है जो पूर्ण और अपने क्षेत्र में अनियंत्रित होती है, अर्थात भारत अपने आंतरिक प्रशासन एवं वैदेशिक नीति में किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। दूसरे, प्रस्तावना द्वारा भारत को एक लोकतंत्रात्मक राज्य घोषित किया गया है। लोकतंत्रात्मक का अर्थ यह है कि भारत के शासन प्रबंध में भारतीय जनता का हिस्सा रहेगा और उसकी इच्छा द्वारा ही सरकार चलेगी और सरकार का संचालन होगा। इसके लिए जन्म, धर्म, लिंग, रंग आदि के भेदभाव में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। इस प्रकार लोकतंत्रात्मक शब्द के प्रयोग द्वारा प्रस्तावना सर्वांगीण रूप में एक प्रजातंत्र की स्थापना की घोषणा करती है। तीसरे, प्रस्तावना द्वारा भारत एक गणराज्य घोषित किया गया। गणराज्य से तात्पर्य है ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति पाति, धर्म वंश इत्यादि का विभेद किए बिना सभी नागरिक भारतीय हैं, जिन्हें उचित योग्यता है किसी भी राजकीय पद को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और पॉइंट नंबर 4, समाजवादी राज्य। अगर हम समाजवादी राज्य की बात करें तो इस प्रकार हो सकता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत एक समाजवादी राज्य है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नई सरकार की स्थापना की गई। 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि भारत एक समाजवादी राज्य है। धर्मनिरपेक्षता की घोषणा। प्रस्तावना द्वारा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। यह कहा गया कि संविधान सभी नागरिकों को विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करता है और धार्मिक बातों में राज्य पूर्णतः तटस्थ है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताया गया है और पहली बार धर्मनिरपेक्ष शब्द का संविधान में प्रयोग किया गया। ये हमारे कुछ पॉइंट थे। इसके निष्कर्ष के आने से पहले हम चाहते हैं कि आप लोग जो भी इस चैनल भारत स्टडीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो सभी LNMU के स्टूडेंट जो UG पार्ट 2 में हैं उन तक ये वीडियो आसानी से पहुंच सके। चलिए, निष्कर्ष में संविधान की प्रस्तावना के शब्दों, उनके अर्थों व उद्देश्यों से प्रस्तावना की महत्ता स्वयं स्पष्ट हो जाती है। निसंदेह प्रस्तावना संविधान का अमूल्य अंग है और संविधान की कुंजी है। जहाँ संविधान के किसी अस्पष्ट अनुच्छेद को समझने की आवश्यकता हो, वहाँ यह प्रस्तावना सहायता करती है। यह प्रस्तावना न केवल इसीलिए महत्वपूर्ण है कि इनमें शासन की समस्त शक्तियों का स्रोत जनता को बताया गया है और जनता ही केंद्रीय और राज्य सरकारों को चुनौती और पदयुक्त करती है, वरन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों और उद्देश्यों को भी स्पष्ट करती है, जिससे संविधान के पालन में उसमें अंतर्निहित भावों
भावना का उल्लंघन न हो। निष्कर्षतः भारतीय संविधान की प्रस्तावना सभी प्रकार के प्रलेखों में सबसे उत्तम है। संसार के अन्य संविधानों की प्रस्तावना इस पर दृढ़पात करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विचार, आदर्श और अभिव्यक्ति पर हमारे संविधान की प्रस्तावना भारतीयों के दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। वो एकता प्राप्त कर ऐसे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण करके जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता की विजय होगी। संविधान सभा के एक सदस्य ने प्रस्तावना की सराहना करते हुए कहा था कि यह संविधान का अमूल्य अंग है। यह प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। तो हम आज का इस टॉपिक जो कि प्रस्तावना पे था, जो हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण अंग है, समाप्त करते हैं। और हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि वे सभी स्टूडेंट जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है और जो इस ऑडियो को सुनना चाहते हैं उन सब तक यह ऑडियो पहुंच सके। तो आपसे अनुरोध है, जितना से ज़्यादा हो सके इस ऑडियो को शेयर कीजिए और उन सभी स्टूडेंट तक इस ऑडियो को पहुंचाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।